हेलो एवरीवन। यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे टेक महिंद्रा के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके 2020 में पूछे गए थे। और ये हमारा टेक्निकल जो पार्ट होता है इसमें, यानी तीसरा सेक्शन था टेक्निकल पार्ट, उसके क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और यार वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। और अगर कोई यहाँ पर सजेशन आपके पास है कि मैं वीडियो की क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, या फिर कोई आपके पास टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था। एक्चुअल में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड से हमारे पास है। तो सेकंड था हमारा व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर, ठीक है। तो ये यार काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। यूएसबी का फुल नेम हमारा होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय क्लाइंट प्रोग्राम्स टू सेंड ईमेल्स टू अदर सर्वर्स, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ये जो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा जो आंसर है उसको हमें पता करना है, हमें ये भी चीज़ें सीखनी है कि अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारा आंसर SMTP होगा, बट सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल हमारे हैं, ठीक है। तो जब हम मेल सेंड करते हैं, ठीक है, तो मेल सेंड करते हैं तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पर एक होता है क्लाइंट और हमारा यहाँ पर होता है एक सर्वर, ठीक है। और अगेन जो है एक और हमारा कोई बंदा होता है जो कि इस पूरा जो है मेल को क्या करता है, फेच करता है, यानी कि वो भी, इसको भी हम बोल सकते हैं क्लाइंट हमारा है, ठीक है। तो यहाँ से जो एक बंदे ने इसने मेल लिखा है, ठीक है, एक बंदे ने मेल को लिखा है, इसने मेल को लिखा, ये मेल लिख करके क्या किया, सेंड किया। ये हमारा एक सर्वर बना हुआ है, ठीक है, जिसको मेल बॉक्स बोलते हैं, कि हमारा मेल बॉक्स सर्वर है। और ये जो सर्वर है यहाँ पर मेल जा कर के स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ पर स्टोर हुआ है। अब ये जो क्लाइंट यानी कि जो दूसरा बंदा है, ठीक है, जो दूसरा बंदा है जिसके ईमेल आईडी पर यहाँ से सेंड किया गया है, अब वो जो है इस सर्वर से क्या कर सकता है, फेच कर सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, ये जो इसका मेल था, जो भी मेल सेंड किया गया था, उसको यहाँ पर ये देख सकता है अपने डिवाइस पर। तो इसमें हमारे दो तरह के होते हैं, POP3 और SMTP। SMTP हमारा होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो मेल हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, ये यूज किया जाता है कि जब हम किसी का मेल आईडी पर सेंड करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, क्लाइंट ने सेंड किया, इसने सेंड किया यहाँ पर, तो इसके लिए क्या यूज करेगा, SMTP जो प्रोटोकॉल है, इसको यो यूज करने वाला है। ये तो हमने देख लिया कि SMTP का क्या यूज होता है, ठीक है, कहाँ पर यूज होता है। तो जब हम क्लाइंट जो भी एक बंदा होता है, जब आप जैसे आपने मेल आईडी मेल खोला, ठीक है, उसमें आपने किसी का मेल आईडी वहाँ पर लिखा और आपने मेल लिख करके सेंड कर दिया, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, उस टाइम पर SMTP यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, अब किसी ने आपको अगर मेल सेंड किया है, ठीक है, तो आप उस मेल को जब फेच करते हो, वो जो भी आपका मेल होता है, तो वो क्या कहाँ पर होता है, सर्वर पर होता है। तो सर्वर से जब आप फेच करते हो तो उसके लिए आपका यूज होता है POP3, ठीक है। POP3 का फुल नेम क्या है, POP3 का है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। तो ये आपका जो है POP3 का फुल नेम है, और ये यूज होता है जब आप सर्वर से आपने उस डेटा को फेच किया, मेल को फेच किया। अब कुछ लोग यार यहाँ पर ये भी डाउट होगा प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल आपका जो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके कोई भी डेटा को सेंड या रिसीव किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दो तरह का प्रोटोकॉल, POP3 और SMTP। फिर हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, तो इसका फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, जब भी आप कोई चीज़ ब्राउज करते हो तो कोई भी साइट आपकी होती है उसके पहले आपका क्या लिखा होता है, HTTP
या फिर आपका लिखा होता है HTTPS लिखा होता है। ठीक है, ये जो है दोनों सेम प्रोटोकॉल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इनको बता देता हूँ क्या होता है। तो HTTP आपका यूज होता है जब भी आप वेब, जैसे कि वेब पर यानी कि इंटरनेट पर कोई भी चीज़ को ब्राउज करते हैं, कोई भी रिसोर्स को आप ब्राउज करते हैं। ठीक है, अब कोई रिसोर्स का मतलब है कि उस वो HTML डॉक्यूमेंट फॉर्म में वो होता है जो भी चीज़, तो उसको जब आप ब्राउज करते हो तो उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है, जो फंडामेंटल प्रोटोकॉल है, वो यूज होता है HTTP। ठीक है, लेकिन HTTP क्या है कि आपका सिक्योर नहीं होता है। जैसे आपने काफ़ी गवर्नमेंट साइट पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर क्या लिखा आता है, नॉट सिक्योर, पहले यहाँ पर लिखा होता है नॉट सिक्योर। ठीक है, और आपका जो है कुछ इधर लिखा होता है, फिर आपका HTTP, और फिर आपके जो इधर पूरे साइट का वो रहता है। तो जब आप HTTP सिर्फ यूज करते हो तो वो जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर नहीं होती है। तो उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें सिक्योरिटी का एक लेयर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इसमें जो हमारे अलग अलग जो प्रोटोकॉल होते हैं सिक्योरिटी की, SSL समथिंग करके जो होते हैं, उनको इनकी एक लेयर हम इस पर लगा देते हैं जिससे कोई भी साइट होती है वो सिक्योर हो जाती है। तो मोस्टली जो आप साइट देखोगे जो HTTPS होंगी, उनके जो पहले क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से लॉक लगा करके ऐसे बनाया होता है कि मतलब जो साइट है वो क्या है, सिक्योर है। जितने भी आपकी पेमेंट वाली साइट्स होती हैं सभी HTTPS पे काम करती हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी का इस तरह से दिखेगा, और अगर कोई साइट आपकी पेमेंट वाली नहीं दिखती है तो उस पर कभी पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साइट सिक्योर नहीं है, वहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारा होता है HTTP प्रोटोकॉल, फिर हमारा आता है FTP प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP प्रोटोकॉल, इसका फुल नेम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है, ये जो लोकल आपकी जितने भी क्लाइंट सर्वर आपने बना रखा है अगर, ठीक है, तो लोकल आपका नेटवर्क अगर है तो आप जो वहाँ पर FTP का यूज करते हो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने लोकल जो भी आपके नेटवर्क होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फ़ोन है, या फिर कोई और लैपटॉप पड़ा है। मैं क्या कर सकता हूँ, अपने FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से अपना जो है यहाँ पर वाईफाई और जो है अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करा करके, और फिर जो मेरा इसका जो दूसरे डिवाइस का जो मेरा IP एड्रेस होगा उसको मैं अपने लैपटॉप में वहाँ पर एंटर करके, ठीक है, FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से कनेक्ट करके जो भी फाइल्स होंगी जिनको मैं मुझे ट्रांसफ़र कराना होगा मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो इस पर इंटरनेट पर यहाँ पर यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे FTP प्रोटोकॉल का यूज कैसे करें, FTP प्रोटोकॉल का यूज करके फाइल को कैसे ट्रांसफ़र करें, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में प्रोटोकॉल मिलता है, और आप जो आसानी से इसका यूज करके जो भी फाइल्स होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि POP3 हमारा क्या होता है कि जो भी ईमेल होता है सर्वर से हम क्या करते हैं, सर्वर पर मेल बॉक्स जो होता है उससे अपने को फेच करना होता है, तो हम POP3 यूज करते हैं। SMTP हम तब यूज करते हैं जब जो है हम मेल को सेंड करते हैं सर्वर पर। ठीक है, और HTTP हमारा होता है, ये फंडामेंटल हमारा प्रोटोकॉल होता है जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं, और FTP हमारा होता है लोकल सर्वर, यानी कि लोकल नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में हमारा जब भी फाइल का ट्रांसफ़र करना होता है तो हम FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड इंटरेक्टिविटी एंड वैलिडेट यूजर इनपुट इन ए वेब पेज। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझते हैं। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपको एक फॉर्म मिलता है, गूगल फॉर्म मिलता है फिल करने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर होता है नेम, यहाँ पर जो है एस्टेरिस्क का साइन होता है, फिर आपका जो है नेम के बाद से आपका सपोज करो कि रोल नंबर यहाँ पर है, फिर आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपके मैंडेटरी यहाँ पर शो करती हैं। ठीक है, तो जब भी आप सपोज करो कि आपका ये यहाँ पर लैपटॉप है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये आपका सर्वर है। ठीक है, तो जब आपने क्या किया, कोई साइट को यहाँ पर ब्राउज किया, तो वो जो साइट है वो कैसे ब्राउज होगी, आपने जो है उसका URL यहाँ पर डाला ब्राउज़र में, वो जो है ब्राउज़र क्या करेगा, यहाँ पर आएगा इस सर्वर पर, इस वाले सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा जो भी इसको कंटेंट चाहिए, और एज ए रिजल्ट, ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या करेगा, पूरा HTML जो CSS
और जावा स्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं। तीनों की जो फाइल है पूरी कंबाइन करके क्या करेगा, ये यहाँ पर सेंड कर देता है। जो भी यहाँ पर रिसोर्स इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया होगा पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर इस ब्राउज़र को मिल जाता है। अब ब्राउज़र क्या करता है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पर क्या करता है, सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर देता है। अब शो क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने एक गूगल डॉक्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट किया और वो गूगल डॉक्स आपका इस तरह से आ गया। अब इसमें क्या है, आपने अपना नाम फिल कर दिया, रोल नंबर फिल कर दिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने एड्रेस फिल नहीं किया, ठीक है। और आपका यहाँ पर है सबमिट बटन, आपका यहाँ पर है सबमिट बटन, आपने सबमिट पर क्लिक किया। तो अगर आपका जावा स्क्रिप्ट यूज नहीं हुआ होगा, ठीक है, अगर ये चीज़ यूज नहीं होगा, आपका अब क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पर सबमिट किया, अब अगेन ये जाएगा इस सर्वर के पास, सर्वर इसको प्रोसेस करेगा जो भी आपका डेटा है, और फिर वो चेक करेगा कि आपने एड्रेस फिल नहीं किया है। तो अगेन ये रिटर्न बैक करेगा आपको कि एक मैसेज देगा कि आपने यहाँ पर एड्रेस को फिल नहीं किया है, आप जो है इसको फॉर्म को कंप्लीट कीजिए। आप अगेन क्या करेंगे, एड्रेस को फिल करके फिर सबमिट करेंगे, तो आएगा सर्वर के पास, सर्वर जो है यहाँ पर फिर चेक करेगा, चेक करके बोलेगा ओके सब कुछ डन है। ये तो हमारा हो गया एक तरीका। इसमें हमारे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि जो यहाँ से ये आपका सबमिट करने के बाद से जो रिस्पॉन्स आपका यहाँ पर सर्वर के पास आ रहा है, ये टाइम प्लस में सर्वर उसको जो है प्रोसेस करेगा वो टाइम, फिर उसको जो है यहाँ पर भेजेगा, अगेन सेंड करेगा। तो ये इतना जो टाइम लग रहा है, ये क्या हो रहा है कि आपकी टाइम एक तरह से वेस्ट हो रहा है, और इससे क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा खराब होता है। तो ये सोचा गया क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो हमारा ब्राउज़र है, इसी ब्राउज़र में कोई एक ऐसी लैंग्वेज, कोई ऐसा चीज़ हम कर दें कि जो भी चीज़ें हैं वो यहीं पर वैलिडेट हो जाए, ठीक है, और यहीं पर चेक हो करके तुरंत का तुरंत जो है यूज़र को ये बता दे कि आपका अभी जो आपने फॉर्म फिल किया है ये इसमें जो है ये प्रॉब्लम है, आप तुरंत फिर सही करके वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें आपका कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास जो मशीन है सेम मशीन पर वो रन हो रहा है। तो तुरंत जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया, यहीं पर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होकर के तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यही हमारा होता है जावा स्क्रिप्ट का काम, ठीक है। हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट को इसी में ब्राउज़र में अपने यूज कर लेते हैं, और ब्राउज़र में क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट हमारा सारा के सारी चीज़ों को वैलिडेट करके आपको बता देता है कि आपके फॉर्म में अभी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड इंटरेक्टिविटी एंड वैलिडेट यूजर इनपुट, ठीक है। इंटरेक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि आपका जो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, ठीक है, आप ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहे हो अपने सिस्टम के साथ। और वैलिडेट यूजर इनपुट, वैलिडेट यूजर इनपुट का मतलब होगा कि जो भी आपने इनपुट दिया है, ठीक है, उसको वहीं पर वैलिडेट कर लेगा, ये जो आपका इनपुट है सही है गलत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और एज ए रिजल्ट जो है आपको क्या करेगा, वो वहाँ पर कुछ जो भी मैसेज होगा वो शो कर देगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। HTML आपका क्या यूज होता है, HTML जैसा कि आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो, HTML सिर्फ हमारा क्या होता है, कंकाल की तरह होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, कि अगर इसमें से पूरे के पूरे अगर सिर्फ कंकाल को लिया जाए तो क्या होगा, वो एक HTML फॉर्म में होगा जिसका कोई रंग रूप मतलब नहीं होगा, ठीक है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब जैसे ये जो हमारा पेज दिख रहा है, अगर इसमें मैं क्या करूँ, सिर्फ HTML यूज करूँ, ओके। और एक चीज़ और है कि हम जब रंग रूप और उसको अलग एक स्ट्रक्चर देते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं CSS, ठीक है। तो CSS का यूज हम करते हैं उसको एक बढ़िया सा लुक देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए। अब जैसे हमारा वेब पेज है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है अलग कलर में है, ठीक है, ये जो है आपका ग्रीन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक बॉक्सेस दिख रहे हैं, फिर आपका एक ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर ये जो है टेक महिंद्रा, यहाँ पर महिंद्रा का अलग जो है कलर है। ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हो, जिससे आपको कुछ चीज़ें लग रही हैं हाँ ये मतलब कि एक बढ़िया सा फीलिंग आ रहा है, ये जो है हमारा CSS करता है। अगर हमने HTML यूज किया होता तो क्या होता, ये भी ब्लैक होता, ये भी ब्लैक होता, और सारा का सारा जो है हमारा क्या होता, एक अजीब तरीके से ऐसे मतलब पड़ा रहता है, सब ब्लैक ब्लैक, कोई मतलब ऐसा चीज़ नहीं दिखता कि अरे ऐसा लगता है कि मतलब वो 90s वाली फीलिंग आती, ठीक है। तो हमारा HTML वही होता है। HTML का काम बस इतना होता है कि सारी चीज़ें लिख देगा, ठीक है, और CSS हमारा क्या करेगा, उसमें रंग भर देगा
और अच्छा उसको लुक प्रोवाइड कर देता है। जावास्क्रिप्ट हमारा क्या करता है, उसके ब्रेन की तरह होता है कि डिसीजन कैसे लेना है, कोई चीज़ कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट हमारा क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट है, उसमें उसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सी प्रोग्राम इज नॉट विजिबल टू द कंपाइलर। तो यार ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और आप सब लोगों ने यूज़ किया होगा। फंक्शन तो हमारा यूज कंपाइलर होता है, उसको देख लेता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम फंक्शन लिखते हैं उसका क्या करता है, उसी को यूज कर लेता है जो भी हमारे प्रोग्राम में यूज किया जाता है। डायरेक्टिव्स हमारे क्या होता है, हैश से जो स्टार्ट होते हैं। डिक्लेरेशन में हमारा क्या होता है, जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को इंट और फन, और यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ये हमारा क्या होता है, डिक्लेयर कर दिया कि भाई एक हमारा फन नाम का फंक्शन है और उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, उसका पैरामीटर्स यहाँ पर पास किए। तो हमारा इसको भी वो देखता है। लेकिन जो कमेंट्स होते हैं वो सिर्फ क्या होता है, यूजर के लिए होता है कि अगर जो है कोई ह्यूमन हमारे कोड को पढ़ रहा है तो वो समझ सके कि हमने क्या कोड लिखा है। ठीक है, ये जो हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है या फिर जो पूरा का पूरा हमारा एक कोड है वो किस लिए लिखा गया है। तो एक कमेंट हमारे सिर्फ ह्यूमंस के लिए होता है और जो हमारा कंपाइलर होता है उसको नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो उसको विजिबल नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ ए फ्लो चार्ट द रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेक्टेंगल सिंगल आपका प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। जैसा कि आपने देखा होगा इस तरह से आपका रेक्टेंगल सिंगल होता है, सिंबल होता है। तो ये जो आपका प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। और भी इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि एक आपका होता है ये ओवल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये या तो स्टार्टिंग के लिए यूज होता है या फिर आपका एंड के लिए यूज होता है, जो भी आपका पूरा फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, एक आपने देखा होगा इस तरह से डायमंड। ठीक है, ये आपका होता है डायमंड और ये जो सिंपली होता है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए। ये आपका डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर क्या होता है, इफ लगा करके और एक कंडीशन हो गई, फिर यहाँ से हमारा एक और रास्ता निकल जाता है कि अगर एस हुआ तो ये वाला चला जाएगा और अगर नो हुआ तो ये वाला यहाँ पर प्रोसेस होगा। ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये वाला हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग है। आपने स्टार्टिंग में देखते होगे कि ये हमारा फ्लो चार्ट के स्टार्ट में रहता है, तो इससे हमारे स्टार्ट और एंड में हम इसको यूज करते हैं। और एक चीज़ हमारा होता है, ये होता है पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम का हमारा होता है सिंपल सा मतलब इनपुट या फिर आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। तो मोस्टली हमारे ये चार होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि चारों का हमारा क्या यूज होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने अगर देखा होगा तो डेटाबेस हमारा होता है। डेटाबेस के लिए कुछ इस तरह का सिंबल होता है, यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस का सिंबल होता है। तो ये थे, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब टेक महिंद्रा का एग्ज़ाम दो तो उसमें आपसे पूछ ले दूसरा वाला। ठीक है, तो बाकी हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का है कि इन केस ऑफ ए RDBMS का फुल नेम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब कि जो भी चीज़ें हमारी प्रोवाइड की रहेंगी वो किस तरह रहेंगी, टेबल के फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा टेबल के फॉर्म में इस तरह से, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 मार्क्स, इस तरह से आपका जो टेबल बनता है उस तरह का आपका होता है रिलेशनल डेटाबेस। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी डिफाइंड फॉर ईच टेबल। तो जब आप RDBMS पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हमारे जितने भी टेबल होते हैं सभी के लिए प्राइमरी की सिर्फ एक ही हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या कभी कभी करते हैं, यूनिक की हमारी जो होती है। ठीक है, तो हम प्राइमरी की क्या करते हैं, सिर्फ एक सेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1। अब हमारा है व्हाट इज शेयरवेयर। ठीक है, तो शेयरवेयर हमारा होता है कि जैसा कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो कि आपको शुरू में 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए जो है आपको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे होते हैं शेयरवेयर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हमारा होता है, जैसे कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये वाला लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, उनके पास एक लाइसेंस होता है फ्री विथ लिमिटेड फंक्शनलिटी या पीरियड। तो
लिमिटेड पीरियड के लिए होता है उसको जनरली हम बोलते हैं शेयरवेयर, और कुछ जो हमारे होते हैं लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ हमें मिलते हैं उसको हम बोलते हैं लाइटवेयर। ठीक है, तो अगर आपसे लाइटवेयर पूछे तब भी आपका होगा लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर फ्री विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी। अब हमारा है नेक्स्ट सवाल, और इसमें है कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। ठीक है, तो जो भी आपका डेटाबेस होता है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है। स्ट्रक्चर को चेंज करने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास एक रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें जो है अगर मेरा मन किया और टेबल यूज करने का तो मैंने क्या और कॉलम्स यूज करने का तो मैंने और कॉलम्स ऐड कर दिए। अगर मेरे को इस कॉलम की ज़रूरत नहीं तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हमारा कमांड होता है अल्टर। ठीक है, डिलीट से हमारा क्या होता है कि डिलीट से हम पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट से हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अपडेट से क्या होगा कि हम किसी एक टेबल में किसी एक डेटा को या फिर कोई चीज़ है उसको अपडेट कर सकते हैं। कि सपोज यहाँ पर 20 लिखा था, हमें इसको जो है 30 करना है, हम इसको अपडेट कमांड से 30 कर सकते हैं। सेम जो है हमारा मॉडिफाई से भी कुछ इसी तरह का चीज़ होती है। लेकिन अल्टर में हमारा क्या होता है, अल्टर में हम करते हैं कि ड्रॉप कर सकते हैं। कोई अगर हमारा कॉलम है तो उसको क्या करें, ड्रॉप कमांड होती है जिससे हम एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर कंडीशंस देख के बहुत सारे जो हमारे रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं उनको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ऐड करना होगा तो उसके लिए हम ऐड कॉलम, ऐड नाम का यहाँ पर एक होता है, उसको हम यूज करके ऐड कर सकते हैं और कॉलम्स। और मॉडिफाई भी हमारा अल्टर में ही आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा अल्टर, जो कि कॉलम्स को ऐड कर सकता है, कॉलम्स को रिमूव कर सकता है। ठीक है, और आई थिंक जो है मैंने शायद डिलीट के लिए आपको क्या बताया था कि डिलीट का यूज करके हम टेबल को डिलीट करते हैं, बट नहीं, टेबल को डिलीट नहीं करते हैं। डिलीट कमांड का हम यूज करते हैं जो भी हमारे डेटा इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेटा है, जो भी डेटा रहते हैं, तो डिलीट से हम क्या करते हैं, सारे के सारे डेटा को सिर्फ डिलीट करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इन दोनों में अंतर, थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि डिलीट से हमारा क्या होता है कि जितने भी डेटा इसमें लिखे गए हैं उन सभी को हम डिलीट करते हैं। और हमारा एक ड्रॉप कमांड होता है, ड्रॉप से हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा कॉलम वगैरह है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो काफ़ी बार जो आपसे पूछ भी लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड इन DBMS, RDBMS, ठीक है, या फिर SQL। आपको ये चीज़ डिफरेंस समझ में आ गया कि ड्रॉप से हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिलीट से हमारा क्या होता है, ड्रॉप से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो सकता है। लेकिन डिलीट से हमारा क्या होगा कि सिर्फ जो है जितना डेटा लिखा गया सिर्फ डेटा हमारा चेंज होता है। ठीक है, अब इसमें है हमारा अगला कि व्हाट इज द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक ए पेरिफेरल डिवाइस वर्क विद ए कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सभी लोगों को पता होगा यार कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी पेरिफेरल अगर हमारे डिवाइस से कनेक्टेड है तो उसको चलाने के लिए सब हमें जो है डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होगी। अगर डिवाइस ड्राइवर हमारे पास नहीं है तो उस पेरिफेरल को हम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा, जो कि यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और चीज़ मैं डीप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि जब भी हम कोई डिवाइस को यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो होता है। यहाँ पर होता है यूजर, और यूजर जो है, यूजर के बाद से होता है एप्लीकेशन। ठीक है, और इसके बाद से हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद से हमारा होता है डिवाइस ड्राइवर, और फिर हमारा होता है जो भी हार्डवेयर होता है, यानी कि डिवाइस होती है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, म्यूजिक हमें प्ले करना है, ठीक है, अपने डिवाइस में। तो हमारे पास क्या है, जो डिवाइस है वो कौन सी है, स्पीकर है। ठीक है, तो डिवाइस स्पीकर हो गई। हमें क्या करना है, यूजर को चाहिए कि भाई हमें ये वाली एक सॉन्ग है इसको प्ले करना है, तो उसके पास एक एप्लीकेशन होगा, म्यूजिक प्लेयर होगा।
वो म्यूजिक प्लेयर को ओपन करेगा जिसके साथ जो है यूजर इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो जो भी कमांड देगा वो म्यूजिक प्लेयर से, वो कमांड कहाँ जाएगी, किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझता है कि ये चीज़, ये कमांड दी गई है, वो अगेन क्या करेगा, पास करेगा डिवाइस ड्राइवर को, और डिवाइस ड्राइवर फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इस डिवाइस को रन कराता है। ठीक है, और यहाँ से फिर हमें कुछ फीडबैक भी मिलता है। वो फीडबैक फिर हमें क्या मिलता है, काफ़ी डिवाइसेस में, यहाँ से डिवाइस से फिर डिवाइस ड्राइवर से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर हमें एप्लीकेशन पर वो दिखता है कि ये चीज़ हमारी अभी फ़िलहाल में रन हो रही है, ये चीज़ हमारी है। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस पर इसको जो है यूजर को दिखता है। तो इस तरह की हमारी चीज़ें होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पर काम करता है। ठीक है, और फर्मवेयर भी आपका कुछ इसी तरह का होता है। फर्मवेयर भी एक आपका सॉफ्टवेयर है जो कि आपका क्या करता है कि बहुत ही लो लेवल पर काम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने फर्स्ट टाइम लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें बर्न करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है और इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। इसको इंस्टॉल करने के लिए वो कैसे इंस्टॉल होगा, कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो समझ सके कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो वो जो शुरू में हमारा होता है वो क्या होता है, फर्मवेयर होता है, जो कि हमारे रोम में होता है। ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल होती है। रोम का मतलब हो गया कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी में रोम में हमारा ये फर्मवेयर जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है पड़ा रहता है। और जब हम पहली बार अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो यही वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसको इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, इसको समझता है कि ये चीज़ें, ये क्या है, इसको कैसे हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रोम। अब रोम क्या होता है, रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी होगी, नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि हम इसको जो है इरेज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमने दूसरा कोई प्रोग्राम डाल दिया। अब जो है पहले के टाइम में तो ये भी नहीं होता, अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम पर हमारा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर गई है, तो हम रोम में जो भी अपना सॉफ्टवेयर पड़ा है उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत बार आपके लैपटॉप का बायोस जो है वो अपडेट होता है। तो हमारा जो लैपटॉप में होता है वो क्या होता है, बायोस नाम का फर्मवेयर होता है जिसको हम अपडेट करते हैं। तो आज के टाइम पर ये अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, अब रोम हमारा क्या होता है, रोम जो है एकदम इनिशियल टाइम में जो हमारी मेमोरी होती है, पड़ी होती है। ठीक है, जो भी हमारा चिप होता है उसी में वो पहले से इंस्टॉल होती है। और आपका एक रैम होता है और आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी आपको समझना है तो सेकेंडरी मेमोरी सिंपली से समझो, जैसे आपने एसडी कार्ड लगाया या फिर जो है आपने हार्ड डिस्क लगाया, ये आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। रैम आपको पता होना चाहिए कि रैम आपकी जितने भी रनिंग प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम पर कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं उन सभी को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, रैम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू है। ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं इन सब चीज़ों के। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा सवाल क्या है। और इसमें कि हाउ डू यू इंश्योर दैट द पासवर्ड फॉर इम्पोर्टेंट वेबसाइट इज केप्ट सिक्योर्ड। ठीक है, तो जो भी हमारी वेबसाइट होती है उनमें जो पासवर्ड होता है, उनके पास पासवर्ड, जैसे हमने कोई पासवर्ड बनाया, ठीक है, ए बनाया A3BZ@.213 और फिर X, इस तरह से हमने एक पासवर्ड लिख लिया। अब ऐसा नहीं कि हमने पासवर्ड को जब वहाँ पर लॉगिन किया या फिर पासवर्ड बनाया तो जो साइट का सर्वर वहाँ पर इस तरह से जा कर के सेव होगा। कभी भी आपका पासवर्ड इस तरह से सेव नहीं होता है। आपका जितने भी पासवर्ड होते हैं हैश किए जाते हैं, हैशिंग के थ्रू वहाँ पर आपके सेव किए जाते हैं। ठीक है, तो हैशिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आपका पासवर्ड एक अलग ही, मतलब कि नंबर्स में, अल्फ़ाबेट्स में अलग तरीके से पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और फिर वो सेव किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो कुछ सेट ऑफ रूल्स से होता है कि इस तरह से, यानी कि अगर आपने जो है अगली बार पासवर्ड अपना एंटर किया तो आपका जो पासवर्ड क्या करना है, मैच कराना है। तो मैच कराने के लिए फिर आपका क्या होना चाहिए, सेम है, हैशिंग टेक्निक का यूज़ किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि ये दोनों जो है मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं परेशान होना चाहिए कि हमारा जो है पासवर्ड सेव होता है इस सर्वर पर आपका पासवर्ड नहीं सेव होता है। जो भी आपका पासवर्ड होता है उसको हैश करके फिर वहाँ पर सेव किया जाता है, तो कोई भी आपका पासवर्ड इस तरह से रिट्रीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब जो है सेफ, मतलब कि थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये चीज़ होता है
कि आपका जो भी पासवर्ड है उसको थोड़ा सा लॉन्ग आप रखिए, ठीक है। एटलीस्ट 10 डिजिट का तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 10 डिजिट का। उसमें आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर एंड लोअर केस लेटर्स, और आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, डिजिट्स, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये हमारा होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यूज ए वेरी लॉन्ग पासवर्ड। अब हम अगला देखते हैं, और ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और सबने लगभग इस चीज़ को सुन रखा होगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वेबसाइट इज फीचर्ड इन द टॉप सर्चेस इन गूगल विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड। तो आपको पता होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं SEO, ठीक है। अब हमारा अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो हमारा होता है इक्लिप्स, ठीक है। बाकी जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SDK का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और इसका मतलब ये होता है कि आपके बहुत सारे जो है यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह पूरी होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कोई एक और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। जैसे कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा होगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको मिलता है SDK, जो आपका क्या करता है कि आपको जो एक एप्लीकेशन डेवलप करने में SDK जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है ये आपकी हेल्प करती है। तो ये हमारा ए भी नहीं होगा, जावा भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा, इक्लिप्स होगा। फिर अगला हमारा है कि वाई टिपिकली ए लॉन्ग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फंक्शंस आर प्रोसीजर्स। तो सिंपली हम इसलिए करते हैं कि हम जो है एक तो जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। और दूसरा क्या होता है कि हम जो अगर हमने फंक्शन को यूज बनाया है, कोई फंक्शन बना रखा है, तो उस फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकें, ठीक है। सिर्फ फंक्शन को हमें कॉल करना होगा, उसकी कोडिंग बार बार नहीं करनी होगी। तो फॉर बेटर रीयूजेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन को यूज करते हैं, स्मॉलर फंक्शंस को हम यूज करते हैं। अब अगला सवाल है व्हेन ए कॉल्ड फंक्शन इज नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द पैरामीटर्स दिस सिमेंटिक्स इज नोन एज। तो ये सिंपल से हमारा होता है पास बाय वैल्यू, ठीक है। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि सपोज ए इंट हमारा है फन, और यहाँ पर हमारा एक पैरामीटर पास हुआ है इंट ए, और ये हमारा पूरा का पूरा कोड है जो कि एक फंक्शन था, ठीक है। और इंट मेन में हमने क्या लिखा है, ये हमारा फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। और हमने यहाँ पर ए को सपोज करो कि पहले जो हमारा ए की वैल्यू थी 10, अब हमने यहाँ पर ए को कर दिया 20। तो क्या जो है यहाँ पर फंक्शन को अगर मैंने इस तरह से चेंज किया, यानी कि इस वेरिएबल को और वैल्यू असाइन की, तो एक्चुअल में ए वाला वेरिएबल की वैल्यू 10 से 20 हो जाएगी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसका स्कोप अलग है, एक हमारा अलग वेरिएबल हो गया, और इसका स्कोप अलग है, एक हमारा अलग वेरिएबल हो गया। तो ये पूछ रहा है व्हेन ए कॉल्ड फंक्शन इज नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द पैरामीटर्स दिस सिमेंटिक्स इज नोन है। तो ए जो है, ए इसमें क्या है, जो भी आपका पैरामीटर पास किया गया, ए जो है इस वाले पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, पास बाय वैल्यू। अगर चेंज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है पास बाय रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो भी डेटा यहाँ पर है इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हमारा आंसर होगा पास बाय वैल्यू। फिर हमारा अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका होता है शॉर्ट, आपका होता है वैलिड होता है, इंट आपका होता है, कैर होता है, लेकिन बाइट नाम का कोई भी आपका डेटा टाइप नहीं होता है। तो हमारा हो जाएगा आंसर जो कि होता है बाइट। अगला है ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस वन एट ए टाइम, ठीक है। तो क्या चीज़ है जो आपका जो है एक लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन जो आपका ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा इंटरप्रेटर होता है जो कि क्या करता है, जो भी आपके प्रोग्रामिंग जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए होते हैं इसको पहले क्या करेगा, ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट पर जाएगा, फिर नेक्स्ट पर जाएगा। इस तरह से जो हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। और हमारा कंपाइलर क्या करता है कि जितने भी हमने कोड लिखा है सबको क्या करेगा, एक जो है हमारी बाइनरी फाइल यहाँ पर तुरंत बना देगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट फाइल, ये सारी चीज़ें करने के बाद एट द एंड आपका क्या होता है .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर देता है।
तो इसके वजह से जब आप क्या करते हो, जब आप रन कराते हो तो पूरा का पूरा आप यहाँ पर रन होता है, यानी कि आपका क्या होता है, कंपाइलर पूरे का पूरे को यहाँ पर कन्वर्ट करता है, लेकिन आपका इंटरप्रेटर क्या होता है 1 बाय 1 करके यहाँ पर करता है। और एल्गोरिदम तो आपका एकदम ही अलग चीज़ है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एकदम अलग चीज़ है यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटरप्रेटर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर मल्टीपल, और कौन से स्टेटमेंट्स के लिए, वाइल के लिए नहीं होता है। स्विच में आपका क्या होता है कि स्विच आपके यहाँ पर एक कोई वैल्यू रहती है और आपका केस, फिर आपके जो आपका स्टेटमेंट होता है, अगेन ब्रेक यहाँ पर, ठीक है। ब्रेक आपका जो है ऑप्शनल होता है, आपको ध्यान में रखना पड़ता है आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ब्रेक यूज करते हो। बाकी आपका यहाँ पर केस और फिर आपका जो नंबर जो भी चीज़ होता है, तो जब ये चीज़ मैच करती है इससे तो आपका वाला चल जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा इफ़ में भी क्या होता है कि ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वाला हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो चल जाएगा। तो किसके जगह पर एज ए रिप्लेसमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, इफ़ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वाइल तो हमारा लूप होता है, फॉर भी लूप होता है, और डू क्या होता है, डू वाइल एक लूप में ही हमारा काम करता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इफ वाला हो जाएगा। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या था, मैक जो कि एप्पल का है, ठीक है। उबंटू भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज आप जानते ही हो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है, एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन आप इसको बोल सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, एमएस ऑफिस आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला है, व्हाट स्टेटस कोड इज रिटर्न बाय ए वेबसाइट व्हेन द ब्राउजर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, ब्राउजर जो है आपका यहाँ पर है वो रिक्वेस्ट करता है एक सर्वर को, और ये जो सर्वर से फिर इसको जो है जो भी रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर वो शो करता है। तो सबसे पहले क्या मिलता है, जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली उसके अकॉर्डिंग एक स्टेटस कोड मिलता है, ठीक है। स्टेटस कोड कुछ इस तरह का होगा 500, 200, 300, 400। अगर आपको स्टेटस कोड 200 का मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी हमने रिक्वेस्ट किया था वो हमें जो है सक्सेसफुली मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सक्सेसफुली हमारा जो भी है रिक्वेस्ट वो कंप्लीट हो गई है, और इसका मतलब यहाँ पर ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर जो कि पूछा है, ब्राउजर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। तो हमारा रिक्वेस्ट कोड होता है जो स्टेटस कोड होता है वो 200 होता है। 300 हमें तब मिलता है जब हमें बहुत ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हो जाते हैं। जैसे सपोज करो आपने गूगल किया कोई चीज़ और आपको जो है यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो है वेबसाइट्स मिल गई, तो आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेटस कोड होगा वो 300 होगा। अब आपको जो है एज ए यूजर आपको क्या करना है, इनमें से चूज करना है। तो अब आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर जा रहे हो और अब आपको क्या मिलेगा, स्टेटस कोड 200 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है 300 जब आपको मल्टीपल आपको रिसोर्सेस मिलते हैं, मल्टीपल आपके रिस्पॉन्सेस होते हैं। 400 आपका क्या होता है, 400 आपका होता है यहाँ पर क्लाइंट की साइड से, यानी कि आपकी तरफ से कोई गलत आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है। आपने जो भी यहाँ पर कमांड यूज किया, आपकी कमांड गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका होता है 400 जो भी आपका यहाँ पर रहता है, इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। यानी कि जो आपका सर्वर है वो समझ नहीं पाया कि आपने क्या पूछा है, क्या चीज़ आपने डाला है। तो ये हमारा होता है क्लाइंट साइड में एरर के लिए होता है 400 से, जैसा कि आपने क्या देखा होगा 404 एरर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपका 400 से जो भी स्टार्ट होते हैं वो आपके क्या होता है, ये एक एरर के लिए होता है और क्लाइंट साइड के एरर के लिए यूज होता है 400 से आपके जो भी स्टेटस कोड होता है। फिर आपका आता है 500 आपका होता है कि सर्वर साइड में कोई आपका एरर है, ठीक है। सर्वर साइड में एरर का मतलब कुछ ऐसी एरर होगी जिसको सर्वर जो हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो जो है इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो ये हमारा होता है सर्वर साइड में जो एरर होता है उसके लिए 500 हमारा स्टेटस कोड मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी बार इंटरनल सर्वर इशू समथिंग लिख करके आता है, वहाँ पर क्या होता है कि 500 से आपका स्टेटस कोड है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमारे जो स्टेटस कोड हैं वो क्या क्या हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है उसको देखते हैं, और इसमें व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोग्राम विच मेक्स इट ईजियर टू ऐड मोर फीचर्स टू इट इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि स्केलेबिलिटी में आपने जो भी प्रोग्राम है उसको छोटे लेवल पर ट्राई कर लिया है, अब आप उसको क्या करोगे, स्केल कर सकते हो, बड़े लेवल पर उसको यूज कर सकते हो। ये हमारा होता है स्केलेबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी यही होता है कि आप उसमें जो और ज़्यादा फीचर्स यूज कर सकते हो, तो हमारा होता है एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है। और रीयूजिबिलिटी का मतलब हो गया कि आप जो है सेम प्रोग्राम को बार बार यूज कर रहे हो, कहीं पर सेम सॉफ्टवेयर को बार बार कहीं पर यूज कर रहे हो। और परफॉर्मेंस आपका ये एकदम अलग चीज़ हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबिलिटी। फिर हमारा अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए नंबर 12 इन ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है कि हमारा 0 से 7 तक के नंबर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑक्टल हमारा एक नंबर सिस्टम होता है। जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स यूज होते हैं। ऐसे ऑक्टल में हमारा 0 से लेकर के 7। बाइनरी में हमारे क्या होता है, बाइनरी में हमारे 0 से लेकर के 1, यानी 0 और 1। और यार ऐसा मत सोच लेना कि 0, 0.1, 0.2 ये सभी आएंगे इसमें। ठीक है, नहीं, ये हमारे क्या होंगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी वैल्यूज हमारे यूज होते हैं। ऐसे ही बाइनरी में हमारा 0, 1 यूज होता है। ऑक्टल में 0, 1, 2, 3 इस तरह से 7 तक यूज होते हैं। तो अगर मुझे बोल दिया कि अगर एक मेरा 12 है जो कि ऑक्टल में है, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो इसका मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, अगर मेरा यही रहता, बाइनरी में कोई चीज़ लिखा होता है तो हमें सिंपली ये लिखना होता है, समझने वाला समझ जाता है कि ये जो भी नंबर है 101 ये किस में है, बाइनरी में। इसको बोलते हैं कि 101 बेस 2। ठीक है, बेस क्या है, 2 है, यानी कि बाइनरी नंबर है। ठीक है, ऐसे डेसिमल नंबर जैसे हमने क्या लिखा 120 लिखते हैं, तो जनरली तो हमें समझ आता है कि ये डेसिमल नंबर है। लेकिन जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको यहाँ पर 10 देना पड़ता है, जिससे कि लोगों को ये चीज़ समझा सको कि हाँ यार ये मेरा जो बेस इसका है ये डेसिमल में है। ठीक है, तो हम जो जनरल में यूज करते हैं, जैसा कि हम डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं, तो ऑक्टल को आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और आपका क्या होगा यहाँ पर 8 के पावर 0, 8 के पावर 1। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो 1 है, 1 इंटू में 8 के पावर 1 प्लस में क्या करते हैं 2 इंटू में 8 के पावर 0, और ये करेंगे 8 और प्लस में 2, तो हमारा आ जाएगा 10। ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैं एक और एग्जांपल लेकर के कैसे जो हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे पास सपोज नंबर है 1, 3, 7, 2 और 8 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑक्टल में नंबर कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर के सिर्फ 7 तक होते हैं। हमारा 8 कभी भी नहीं होगा। इसको मैंने ले लिया 0। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया ऑक्टल नंबर है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या होगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से नंबर लिख लेना है, और 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2 इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है, 8 के पावर 4। ठीक है, और जिस नंबर के ऊपर आपने लिखा है इसको इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है और सबको ऐड कर लेना है। ये हमारा तरीका होता है कन्वर्ट करने का। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू में 8 के पावर 4 प्लस में 3 इंटू में 8 के पावर 3 प्लस में 7 इंटू 8 के पावर 2 प्लस में 2 इंटू 8 के पावर 1 प्लस में 0 इंटू 8 के पावर 0। अब इसको कन्वर्ट करने का जो चीज़ हमें मिलेगी ये हमारी होगी डेसिमल में होगी, डेसिमल नंबर सिस्टम में होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सिमिलर चीज़ हमारा होता है, अगर यहाँ पर बाइनरी दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 की जगह पर 2 कर लोगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। लेकिन ये सब तभी होंगे जब आपको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है। और इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ वेब पेज सेपरेटली फ्रॉम द कंटेंट। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका वेब पेज होता है उसको विजुअल एस्पेक्ट यानी कि आपको एक लुक देने के लिए, एक बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए हम क्या करते हैं, CSS यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CSS। अब हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इम्प्लीमेंटिंग मिनिमम फंक्शनैलिटी इन ऊप्स। ठीक है, तो ऊप्स में आपका क्या आता है, एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी अननेसेसरी फंक्शनैलिटीज होती हैं उनको क्या करते हैं, हम हाइड कर देते हैं एंड यूजर से। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और इनहेरिटेंस में हमारा क्या होता है कि जो भी हमने पहले से
फंक्शंस बाकी चीज़ें डिफाइन किए उनको हम दूसरे क्लास में अपने इनहेरिट कर लेते हैं, दूसरे क्लास में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा इनकैप्सुलेशन होता है कि जितने भी हमारे डेटा हैं सबको हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास में उन सभी को बाइंड कर दें। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होगा कि सेम जो है हमारा फंक्शन नेम हो सकता है उसके, लेकिन अलग अलग यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग डेफिनेशन बहुत ही मतलब कि हाई लेवल की मैंने बता दी कि आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा। तो ये हमारा था आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये जो भी आपने चीज़ें यहाँ पर जितने भी सवाल थे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हमारे और भी अगर कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर।